नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर महागठबंधन का साथ छोड़ने वाले नीतीश कुमार के नए मंत्रियों को लेकर एक खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि अब बीजेपी और जेडीयू की सरकार में महागठबंधन से कहीं ज्यादा दागी मंत्री हैं। चुनाव वॉचडॉग संस्था एजीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक नीतीश कुमार की कैबिनेट में 76% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन आंकड़ों के खुलासे के बाद नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं। 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि आपके मंत्रियों के दाग अच्छे हैं नीतीश बाबू, और नीतीश की स्वच्छ सरकार में दागी मंत्रियों को जगह क्यों? मैं प्रमोद कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं नीति द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सबकी श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। महागठबंधन से नाता तोड़ और नई सरकार बनाते ही नीतीश कुमार के इस नए मंत्रिमंडल की फजीहत हो रही है। जिस शान से इन नए मंत्रियों ने शपथ ली थी, अब खुलासा हुआ है कि नई बीजेपी जेडीयू गठबंधन में अधिकतर मंत्री दागी हैं। ये खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने किया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश के इस नए गठबंधन में 75% से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे हैं। 29 में से 22 मंत्रियों पर आपराधिक केस हैं। महागठबंधन में 28 मंत्रियों में से 19 मंत्री दागी थे। लगभग 75% इनके जितने मंत्री हैं, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार जी, सीएम, डिप्टी सीएम, 75% इनके जो मंत्री हैं वो दागी हैं। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ा था, लेकिन दागी मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके नीतीश घिर गए। सवाल है कि नीतीश की स्वच्छ सरकार में दागी मंत्रियों को जगह क्यों मिली? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जहां 5 की पंचायत में हमारा सवाल है ये कि क्या नीतीश बाबू आपके मंत्रिमंडल में दाग अच्छे हैं क्या, और सवाल ये भी कि दागी मंत्रियों को आपके मंत्रिमंडल में जगह क्यों? इसी पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ हैं आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं के शर्मा जी, बीजेपी के नेता। निखिल मंडल साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, और शक्ति यादव जी, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। सबसे पहले निखिल मंडल जी, जिस नैतिकता और ईमानदारी का हवाला देकर नीतीश कुमार ने यह महागठबंधन छोड़ा या कहे तोड़ा, अब तो उन्हीं के मंत्रिमंडल में यह रिपोर्ट बता रही है कि 76% मंत्री दागी हैं। निखिल मंडल जी, तो ये स्वच्छ मंत्रिमंडल हो गया? नहीं, देखिए जी जी बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं देखिए जिस 76% की आप बात कर रहे हैं, मेरे पास सारे के सारे जितने भी उनमें केसेस की बातें हैं, जो चुनाव से जुड़े हुए, चाहे आप पोस्टर लगाते हुए पाए गए या चुनाव का जो एक होता है, उस तरह के छोटे छोटे आरोप निश्चित रूप से हैं। लेकिन जो तेजस्वी यादव जी पे आरोप लगा था वो पर्सनल करप्शन को लेकर के था, और बड़ा आरोप था जिसको लेकर हमने एक सवाल उठाया और लगातार हमने स्पष्टीकरण मांगा। वो स्पष्टीकरण देने के भी लिए तैयार नहीं थे। तो देखिए, इन दोनों चीज को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। आप चुनाव के दरमियान कई बार आप बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि चुनाव के दरमियान गलत हो जाता है। 5 बजे के बाद आप भाषण दे लेते हैं, कई बार आपको बैनर पोस्टर जहां मना होता लगाने के लिए वहां लग जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां अक्सर होती है। इस तरह के आरोप लगे हुए हैं, तो उससे आप कहीं भी कंपेयर नहीं कर सकते। निखिल मंडल जी, तेजस्वी यादव तो यही पूछ रहे हैं, किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाना, किसी के खिलाफ केस दर्ज हो जाना, क्या यही पैमाना है कि उसको उस पद से हट जाना चाहिए? अगर ऐसा है तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि छोटे छोटे मामले, ऐसे कई सारे मामले होते रहते हैं, तो उन मामलों में भी सफाई देनी चाहिए, या तब तक के लिए उनको हट जाना चाहिए जब तक वो पाक साफ नहीं साबित हो जाते। वो यहां तक कह रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी, जो कि मुख्यमंत्री बने हैं, उन पर खुद 2012 के एमएलसी चुनाव के दौरान जो हलफनामा है, 4 मामले दर्ज हैं। 500 आईपीसी की धारा 500, 501, 502 और 120 भी आपराधिक साजिश का मामला। निखिल मंडल जी,
नहीं देखिए, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि अगर इस तरह के कई मामले हैं, मैं तो खुद ही, मेरे पास लिस्ट है सारे, जितनी बातें आप कहेंगे मैं भी वो पढ़ के बता सकता हूं। और मैं खुद एक एडवोकेट भी हूं, उस नाते भी मैं बता सकता हूं कि कौन सा सेक्शन किस तरह लगाया जाता है, किस चीज के लिए लगाया जाता है। तो ऐसी बातें नहीं है। देखिए, यहाँ पर्सनल करप्शन जो एक बड़ा जो मुद्दा रहा, जिसको लेकर के असहज रहे वो बताने की स्थिति में तक नहीं थे कि स्पष्टीकरण। तो क्या जिस वक्त आरजेडी के साथ आप लोगों ने महागठबंधन किया था, चारा घोटाला भूल गए थे क्या? हो चुका है चुनाव के दरमियान, बहुत सी ऐसी बातें होती है। हमने आरजेडी के साथ, हमने गवर्नमेंट, जिस चारा घोटाला की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे बिहार राज्य सरकार में कहीं से भी उनकी हिस्सेदारी नहीं थी। जितने भी व्यक्ति थे आरजेडी से जो जुड़े थे, उनपे जिस समय हम सरकार बना रहे थे, उनपे तब तक कोई भी मामला नहीं था। ये जब हमको बाद में पता चला तो हमने स्पष्टीकरण मांगा, वो असहज हुए। उसके बाद लालू यादव को सजा हो गई, लालू यादव को सजा हो गई, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। आप कह रहे हैं हमें मालूम नहीं था। जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं, नहीं, मैंने लालू की बात नहीं की। मैंने कहा कि बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी आरजेडी के मंत्री थे, तेजस्वी यादव जी हो या तेज प्रताप जी हो, उनपे तब तक कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं लगा था, जब तक हमने गवर्नमेंट फॉर्म नहीं किया था। लालू जी की बात किसे नहीं मालूम होगा? तो जग जाहिर है, वो तो एग्जाम्पल है। सबसे पहले चुनाव नहीं लड़ने वाले व्यक्ति देश में अगर कोई है तो वही है, उसमें कोई बात नहीं है। जिस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, यही नीतीश कुमार ने 3 को हटाया था। उसमें जीतन राम मांझी थे, रामानंद सिंह थे, रामाधार सिंह थे, 3 मंत्रियों को हटाया गया था। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आप आरोप को देखिए, आप जो 3 मंत्री के नाम ले रहे हैं उसके आरोप को देखिए। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि आप दोनों केसेस को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर चुनाव के दरमियान कुछ उल्लंघन हुआ हो, मैं पोस्टर चिपका करके 5 बजे से पहले नहीं निकाल पाया, उससे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। 600-700 करोड़ के जो घपले सामने आए हैं उसको लेकर कंपेयर नहीं किया जा सकता। शक्ति यादव जी पर्सनल आरोप लगाता है। शक्ति यादव जी, निखिल मंडल आप ही के बगल में बैठे हुए हैं। निखिल मंडल कह रहे हैं कि ये जो मामले, इस तरह के कई सारे मामले हैं, लेकिन छोटे मोटे मामले हैं, करप्शन का चार्ज नहीं है। जो मामला तेजस्वी यादव के खिलाफ है वो बड़ा गंभीर मसला है। एक गांव में कहावत है कि कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होई। राजनीति में शुचिता की बात में पूरी तरह से सार्वभौमता का भाव परिलक्षित होना चाहिए। सुविधा के आलोक में इसे परिभाषित नहीं की जानी चाहिए। आरोप अगर आरोप है और एफआईआर अगर मापदंड है, तो इस मानक पर सबको खरा उतरना चाहिए। ठीक कहा आपने कि महागठबंधन ने जब आकार लिया था तो हम पे जो आरोप लगे थे वो खत्म नहीं हुए थे, और उन आरोपों के बावजूद देश के हालात को ध्यान में रखकर ने गठबंधन किया, और गठबंधन के बाबत जो सरकार गठित हुई, उस सरकार में कामकाज शुरू हुए, हर तरह से चीजों को लागू किया गया। लेकिन एफआईआर को सिर्फ मानक मान के अपने इस्तीफे की बात की, चूंकि गवर्नमेंट में कोई भ्रष्टाचार का सवाल सामने नहीं आया था। ये बहुत पुरानी बातें थी जिसमें कहीं संलिप्तता की बात भी नहीं, सिर्फ एफआईआर हुआ था। तो अगर एफआईआर ही है तो जिन जिन माननीय मंत्रियों पर इस सरकार में एफआईआर हुआ है, या एफआईआर की बात छोड़िए, कई ऐसे हैं, ठीक ही कहा कि अगर गंभीरता की बात होती है। शक्ति जी, जो बात आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, जिसमें तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, और ये एडीआर की रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव, जो हमारे पास भी है, जिसमें वो बता रहे हैं कि देखिए कैसे 29 में से 22 मंत्रियों पर ये दाग है। तो जिस वक्त आपकी सरकार थी उस वक्त भी 28 में से 19 पर दाग थे, तो उस वक्त तो तेजस्वी यादव खामोश थे। आज ये एडीआर की रिपोर्ट तेजस्वी यादव भी दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बताइए, जवाब दीजिए सुशासन बाबू। तो उस वक्त तो चुप थे, आज चूंकि गठबंधन से अलग हो गए, अब सत्ता में रहे नहीं, तो फिर अब रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अरे आप तो शक्ति जी, नहीं, और वही बात तो मैं कर रहा हूं। हमने कभी एफआईआर को मानक नहीं माना। हमने कहा कि किसी व्यक्ति पर सार्वजनिक जीवन में अगर एफआईआर मात्र हो जाए
वह मापदंड कतई नहीं हो सकता है। हाँ। अगर ये मानते हैं मापदंड तो देश का कानून बना दे। आपके हाथ मैं आलोक जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले के शर्मा जी जरा ये बताइए कि राज्य में हमारा, देश में हमारा आया क्या मामलों को लेकर, दाग को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां बहुत चूजी हो जाती हैं, सुविधा कर अपनी सुविधा अनुसार वो चुनती हैं कि किस मामले को लेकर अगले से इस्तीफा लेना है या मसला बनाना है, और अपने दाग भूल जाती है। प्रत्युष जी, ये जिस प्रकरण पर आप इस समय चर्चा कर रहे हैं ये बिल्कुल अलग है। तेजस्वी प्रसाद यादव का मामला और जो दागी इशू है, दागी इशू का बिल्कुल विषय अलग है और तेजस्वी का विषय अलग है। देखिए क्या है विषय, एडीआर कई बार रिपोर्ट निकालते हैं, हर सरकार के समय निकालते हैं, और शायद इसी को लेके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर भी कहा है कि ये जो केसेस लगे हैं, क्योंकि बहुत से केस राजनीतिक केस भी हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनके निपटारा जो है वर्षों से नहीं हुए, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर और इसका जो है समाधान तत्काल निकालना चाहिए, और उसकी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की थी। देखिए, और लेकिन ये एक विषय बिल्कुल अलग है, जो आपने कहा राजनीतिक केस है, ये कह रहे हैं कि हमें ये एक केस और मैं आपको बता देता हूँ नहीं कहाँ अंतर कहाँ है वो समझिए। अभी जो हमारे आरजेडी के प्रवक्ता मित्र कह रहे हैं विषय, वो कह रहे हैं आरोप को मानक बनाया या एफआईआर को मानक बनाया। इसमें आरोप और एफआईआर भी मानक नहीं है, सिर्फ एक विषय है कि लारा कंपनी, जो डिलाइट कंपनी लारा कंपनी में चेंज हुई और उसके डायरेक्टर डिप्टी मुख्यमंत्री होते हुए तेजस्वी यादव कब बने? तेजस्वी यादव बने फरवरी 2017 में, जब वो खुद जो है डिप्टी यानी उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे और एकाएक वो करोड़ों के मालिक बन गए, जिसका उन्होंने जिक्र है, और जो उन्होंने जो पिछला और जो उनकी जो राशि है, जो पैसा उनके उसमें है या जो जमीन है उनके, उसका उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया है। तो विषय यह है कि आप जिस पद पर वहां पर बैठे हुए हैं, उस समय आप एक भ्रष्टाचार का इशू सामने आता है, आप लारा कंपनी के डायरेक्टर हो जाते हैं, और मिट्टी घोटाला कब आया? अप्रैल में आया। तो ये आपके पद में रहते हुए आपके सामने है, और उसमें भी एफआईआर और आरोप का इशू नहीं था। नीतीश जी ने स्पष्ट रूप से कहा उस समय कि आप जनता के बीच जाकर ओपनली इस बात को बताइए, आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है आप उसको स्पष्ट कीजिए, क्योंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और विश्वसनीयता सबसे बड़ा राजनीतिक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आप उस समय के विषय को, केसेस तो सब पर है, मैं भी कह रहा हूं, हम जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता जितने भी हैं, अभी आंदोलन करते हैं, हमारे ऊपर 144 की धारा लग जाती है। 1675 सांसदों और विधायकों में से 523 ने अपने ऊपर मामला है कि हमारे ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है, सब पार्टियों के, कांग्रेस के, आरजेडी के, जेडीयू के, एडीआर की रिपोर्ट। हम ही प्रदर्शन करने जाते हैं, हम पर आरोप लग जाते हैं, आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, ये एक अलग इशू। क्या नेताओं के लिए दाग बहुत अच्छे हैं क्या? लोग बाहर ये कहते हैं कि जब तक 3-4 मामले दर्ज ना हो आप नेता नहीं बन सकते, तो ये दाग, अच्छे दाग लेके घूमते रहते हैं, और दूसरे को दाग तो कहते हैं कि साहब आपके देखिए शर्ट पर ज्यादा दाग है, हमारे में कम है, लेकिन हैं हम लोग दोनों दागी। देखिए, मैं समझता हूं दाग किसी के ऊपर भी हो, दाग अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन एक दागों में खास किस्म चली है कि जिसके ऊपर जितने मर्जी दाग लगे हो, भाजपा ज्वाइन कर लो, गंगा स्नान हो जाता है। हमारे जितने दागी उत्तरांचल में तो सब मंत्री बना दिए इन्होंने। चारा घोटाला चिल्लाते रहते हैं। चारा घोटाले में 3 जो बड़े लोग थे लालू जी के साथ, उनके 3 के बेटों को इन्होंने विधानसभा का टिकट दिया था, पीछे अभी नहीं दिया था तो पूछ लीजिए। मिश्रा साहब के, राणा साहब के, और एक और सरकार भी बनाई लालू जी के मंत्रिमंडल में। नहीं, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल आ रहा हूँ उस चीज पे। लालू साहब को अगर चुनाव लड़ने से रोका तो भी हम नहीं रोका था। आज कौन सी ऐसी धारा है जो आज जो 22-23 मिनिस्टर बने हैं उनके ऊपर नहीं? बार बार कह रहे हैं साहब ये तो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अरे सीएम के ऊपर 302 लगी है भाई, 120B जो है वो उप मुख्यमंत्री के ऊपर लगी है। देश के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे पड़े हुए हैं। आप लोग बातें कर रहे हैं। पूरी तरह से मैं समझता हूं कि ये जो पूरा मंत्रिमंडल बदला गया है, इसमें सीबीआई ईडी का मामला है। नीतीश जी कहीं फंसे होंगे, नीतीश जी फंसे हैं, घुटने टेके गए हैं। 6 महीने उनसे रास्ता बनवाया गया कि साहब कौन सा रास्ता अपनाया जाए। ये रास्ता निकला है तेजस्वी को घेर लो। अरे भाई, आपने अभी कार्तिक चिदम्बरम के ऊपर, पी चिदम्बरम के ऊपर भी 4 महीने पहले किए थे। सीबीआई के तमाम तरह के घोटाले हैं और ये क्या हुआ उसके बाद? 2 दिन न्यूज में आया, उसके बाद गायब।
नहीं, अभी छूटे नहीं है साहब, एप्लीकेशन लगा। आप आलोक जी अभी बरी नहीं हुए, FIR को अभी बरी नहीं हुए वो। मैं नहीं कह रहा, अगर आपका इशारा इस तरफ है, आपको अभी इसके बहुत जवाब अगर आपका इशारा इस तरफ है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, जवाब देने ये तो आरोप पड़ेंगे। आपके यूपीए सरकार के टाइम में भी लगे थे। सुप्रीम कोर्ट को तो यहाँ तक बोलना पड़ा कि सीबीआई तो एक पिंजरे में बंद होता है, क्यों बोलना पड़ा? मैं पूछना चाहता हूँ कुर्सी कुमार साहब, जो सुशासन कुमार हैं, जो कुर्सी कुमार हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप इतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, आपके यहाँ तो 350 के करीब विधायक हैं, 28 मंत्री रहे, उनमें से किसी एक के खिलाफ आपको 2 साल में कार्रवाई करने का मौका नहीं मिला? क्या बिहार में स्वराज आ गया था बिल्कुल पूरी तरह से? क्या एक अधिकारी के ऊपर IAS IPS के ऊपर आपने कार्रवाई की हो तो बता दीजिए। बस एक FIR हो गई है, इसलिए मैं रिजाइन दे दूंगा, मैं बीजेपी के चरणों में लोटपोट हो जाऊंगा, मैं कुर्सी दोबारा से हथिया लूंगा। अरे भाई क्या ड्रामा कर रहे हैं आप? अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि साहब जनता की अदालत में जाना चाहिए था। अरे भाई चुनाव क्यों नहीं लड़ा आपने, बीजेपी ने और जनता दल ने? क्यों JDU ने क्यों? साहब चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात में, अभी हिमाचल में लड़ रहे हैं, आ जाइए, अभी वहाँ लड़ेंगे आपके साथ। कर रहे हैं आप लोग भाई, आपसे के साथ गुजरात और हिमाचल में लड़ेंगे जनाब। वीरभद्र सिंह भी उसी भ्रष्टाचार के आरोप में है, ये बताइए, उनका जवाब देंगे, आलोक शर्मा जी, आप कह रहे हैं जवाब देंगे, लौट जाओगे आप वहाँ से हिमाचल की सरकार। पार्टी जीतती है, आलोक शर्मा जी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घटित जारी हो रहा है ना, लोग इसको बहुत ही बारीक नजर से देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब नेताओं को राजनीति आती है, लोगों को भी राजनीति बखूबी आती है। आप कह रहे हैं कि ये सारा कुछ ड्रामा हो रहा है, मौका परस्ती हो रही है। तो कांग्रेस इतने दिनों तक जब महागठबंधन में थी तो कांग्रेस को भी पता था, राहुल गांधी भी कह रहे थे मुझे सब पता था 3-4 महीनों से कि नीतीश कुमार के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। तो कांग्रेस ने क्यों कुछ नहीं किया? क्यों महागठबंधन टूट गया? उस वक्त क्यों नहीं उठाया गया नीतीश कुमार का मामला? उस वक्त कांग्रेस ने क्यों नहीं बोला सुशील मोदी पर 4 मामले दर्ज है? प्रत्युष जी, कांग्रेस सबसे छोटा दल था, कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, ना हम किसी की सरकार बनवा सकते, ना तुड़वा सकते थे, ना केंद्र में थे, ना हम समझा सकते थे। नीतीश जी को हमने समझाने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह का आज लग रहा है, कांग्रेस आंखों में पट्टी बांध कर बैठी थी, टेक दिया बीजेपी के सामने। आप देखिए ना कौन कौन सी स्टेटमेंट, अरे साहब 20 महीने पहले मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, और मोदी जी ने उनके लिए क्या क्या नहीं कहा। आज एक FIR हो गई तो आपने सरकार बदल दी। निखिल मंडल जी, निखिल मंडल जी, आलोक शर्मा वही कह रहे हैं, निखिल मंडल जी, तेजस्वी यादव ने कहा जिस अंतरात्मा की बात ने की, आखिर वो अंतरात्मा है क्या? कुर्सी का लालच है, करप्शन के डर है या फिर नहीं है? खड़ा रहे। आज ये बड़ी बड़ी बात करेंगे, 20 महीने ये घूम रहे थे, तो आप लोग प्रवचन, आज बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं यहाँ पे बैठ करके टीवी पे। प्रवचन तो आप लोग दे रहे हैं भाई, आप लोग प्रवचन दे रहे थे। आपके कुकर्म की तो लिस्ट इतनी लंबी है कि 2-4 दिन डिबेट होते रह जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। हमें आना नहीं देखा है, 2005 से लगातार आना हमारी बिहार से जनता खिला रही है, और हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत हमें नहीं है। अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, ऑर्डिनेंस मारते हैं और भ्रष्टाचार के साथ खड़े हो जाते हैं। क्या बात करते हैं जी? बीजेपी को आईना दिखाया था, बीजेपी भूल गई क्या? आने वाले समय में आईने और भी दिखाए जाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। ये भी पता चलेगा, सत्ता चले जाने का दम आपके पास है, वो दम आपके पास है, वो मैं समझ सकता हूँ। कह रहा हूँ, आप इनसे पूछ लीजिए। माफी के साथ आप सभी मेहमानों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, समय की कमी है, इसलिए 5 की पंचायत को आज हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, देश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर न्यूज 24 आपको बताने जा रहा है। AIADMK अब NDA में शामिल होने जा रही है। 4 अगस्त को AIADMK NDA में शामिल हो जाएगी। तमिलनाडु की पार्टी AIADMK के दोनों धड़े NDA में शामिल हो जाएंगे। AIADMK के 3 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। इनमें थम्बीदुरई को कैबिनेट का पोर्टफोलियो मिल सकता है, मैत्रेयन और वेणुगोपाल को राज्य मंत्री की कुर्सी मिल सकती है। आपको बता दें कि सबसे पहले न्यूज 24 ने ही यह खबर आपको बताई थी कि AIADMK NDA में शामिल होने जा रही है। अमित कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, सब कुछ फाइनल हो गया है क्योंकि नाम भी अब सामने आ गए जो हम दर्शकों को बता रहे हैं? देखिए लगभग सब कुछ फाइनल है और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कहा यह जा रहा है कि बहुत ज्यादा संभावना है कि 4 तारीख को ये मर्जर हो जाएगा। और ये हो सकता है, हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि दोनों फ्रैक्शन को एक साथ किया जाए। कोशिश यही है कि दोनों फ्रैक्शन एक साथ हो, लेकिन इसके बावजूद अगर दोनों फ्रैक्शन एक साथ नहीं भी आते हैं तो भी बात ये हो रही है कि फ्यूचर में दोनों फ्रैक्शन साथ में हो जाएंगे लेकिन मर्जर होगा। लेकिन एक बात जो है, जो साफ तौर पे कह दिया गया है वहां के मुख्यमंत्री को, तमिलनाडु को, कि हमने करप्शन से कोई समझौता नहीं किया है
है, करप्शन से कोई समझौता नहीं होना है, नीतीश कुमार भी करप्शन को छोड़कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं शशिकला और दिनाकरण को अलग करना होगा। तो ये चीजें प्रोसेस पे है, संकेत साफ किए हैं, दोनों पक्ष भी तैयार है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 4 तारीख को ये मर्जर होने जा रहा है, वो एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे और इसके बाद आने वाले समय में हो सकता है कि दोनों एक साथ भी हो जाए, लेकिन लगभग सब कुछ बने रहे। इस वक्त एक और खबर दर्शकों को बता दें, इसी से जुड़ी हुई खबर है। 4 अगस्त को एआईएडीएमके एनडीए में शामिल होगी, हम आपको बता ही रहे हैं। एआईएडीएमके के दोनों पक्ष इसमें शामिल होंगे। एनडीए में शामिल होने के बाद एआईएडीएमके से 3 मंत्री बन सकते हैं। थंबीदुरई को कैबिनेट मंत्री, मैत्रेयन और डॉक्टर वेणुगोपाल को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। टीडीपी से वाईएस चौधरी को प्रमोशन के साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिल सकता है। इसके अलावा टीडीपी को एक और राज्य मंत्री मिल सकता है, यानी कि टीडीपी के कोटे में एक इजाफा हो सकता है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, एआईएडीएमके को तो जगह मिली रही है, साथ ही टीडीपी के कोटे में इजाफा हो रहा है। देखिए, टीडीपी में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस बार जो रिशफल होगा, जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें सहयोगियों को बड़ी जगह मिलेगी। एआईएडीएमके होगा, टीडीपी को इजाफा हो रहा है, उसमें कैबिनेट रैंक हो जाएगा, शिवसेना से एमओएस मिलने की संभावना है। इसके अलावा जेडीयू शामिल होगा, जिसमें एक कैबिनेट एक एमओएस होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो इस बार जो कैबिनेट विस्तार होना है, उसमें जो बड़ी जगह है, जो ज्यादा जगह है, वो सहयोगियों को दिया जाएगा। इसके अलावा अपने जो नॉन परफॉर्मिंग जो मिनिस्टर्स होंगे, उनकी जगह में नए मंत्रियों को डाला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस बार जो है 2019 चुनाव को लेकर और संभवतः जैसे कि मैं कह रहा हूं, ये आखिरी फेरबदल होगा मोदी सरकार का। और इसी के साथ ही साउथ में भी बीजेपी की दखल बढ़ जाएगी, निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। और अगर आप देखें तो 2 चीजों पर बहुत ज्यादा मोदी सरकार ने ध्यान रखा था। एक लोकेस्ट पॉलिसी थी कि उत्तर पूर्व में किस तरह से बढ़ना, और दूसरी तरफ बेंगलोर, कर्नाटक से आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि अब तक कर्नाटक में सरकार बने लेकिन इसके आगे जगह नहीं है। तो ऐसे में आंध्रा में एनडीए की सरकार है, उनके सहयोगी के साथ में है। अगर तमिलनाडु में एनडीए में शामिल हो जाता है तो एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर आप देख सकते हैं एनडीए के लिए कि करीब 19 राज्य ऐसे हो जाएंगे जहां पर तमिलनाडु। लोकसभा में सरकार को कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता की बात राज्यसभा में, क्योंकि वहां पर बहुमत का आंकड़ा पूरता नहीं है सरकार के लिए। ऐसी सूरत में जब एआईएडीएमके आ रही है, 13 तो मेंबर उनके राज्यसभा में, वहां भी आंकड़ा जुट रहा है। देखिए, यही सबसे बड़ी चीज है। और आज की डेट में अगर मोदी सरकार को देखें तो सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो है राज्यसभा में बहुमत पाना। और हालांकि आने वाले जितने भी राज्यसभा चुनाव होने हैं उसमें आपको फायदा बीजेपी को होगी, लेकिन मौजूदा स्थिति में आपने देखा 2 दिन पहले किस तरह से फजीयत हुई थी। कुछ सांसद मौजूद नहीं थे बीजेपी के, कुछ मंत्री मौजूद नहीं थे, फजीयत उठानी पड़ी थी। तो आज सबसे ज्यादा चिंता इस बात को है कि किस तरह से बहुमत जुटाया जाए राज्यसभा में, और उसमें बहुत बड़ा योगदान एनडीए में शामिल होने के बाद एआईएडीएमके देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त कपिल सिब्बल साहब, कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री, जो कर्नाटक में रेड हुई है उस पर कुछ कह रहे हैं। हमारी मांग है और हम मानते हैं कि चुनाव आयोग इस पे कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगा। हमने कहा है कि ये लोकतंत्र पे हमला है, ये लोकतंत्र संविधान पे हमला है, और ऐसा आज तक कभी नहीं। We have come here to address a specific issue. The specific issue pertains to the misuse and how can the republic ever be stopped? Indian Republic is great. It can never be stopped. Why were we defeated? Why were we thrown out? Why were we thrown out, sir? Why were we thrown out? You're suppressing the Indian media, sir. You're suppressing Republic TV. Why, sir? भूमिका बहुत होती है। क्या आप लोगों ने मांग ये रखी है कि 8 तारीख को जब मतदान हो वहाँ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि जब मतदान होगा तो पूरी सुरक्षा की वहाँ व्यवस्था की जाएगी, और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कर्नाटक के मंत्री के रिजॉर्ट पर जो आईटी की रेड हुई है उसी पर बोल रहे थे कपिल सिब्बल। ये बता रहे थे कि ये सरासर गलत है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है कांग्रेस को, विधायकों को डराने के लिए, धमकाने के लिए और कांग्रेस को तोड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।